अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्तीफ़े का मुतालबा GIT बनने के बावजूद ज़ोर पकड़ता जा रहा है, कम अज़ कम उस हिस्से के अंदर जो पहले से ही वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत खुद है और उनके एलाइज़ हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है वो है, जिसका कहना यह है कि GIT के फैसले का इंतज़ार करें और उसके बाद वज़ीर आज़म का अगर इस्तीफ़ा मतलूब हुआ तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी और हम कंप्लाई करेंगे। अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा? बुनियादी और कॉमन सेंसिकल सवाल हम इस वक्त रेज़ करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कैसे पॉलिटिकली बेनिफिट करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इससे क्या फ़ायदा होगा? पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले हम आपको नाज़रीन बता देंगे, गवर्नर सिंध दूसरे गवर्नर्स के बिल्कुल उनकी रवायत के ख़िलाफ़ अखबारात और ख़बरों की जीनत बने हैं। हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि CM सिंध और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब क्यों उनसे नाराज़ हैं। उनका ख्याल ये है कि उन्होंने कोई ख़ास बड़ी गलती नहीं की। इम्तिहान का सीज़न शुरू है और नकल माफिया और पेपर लीक माफिया वो भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। 8वीं जमात से लेके 12वीं जमात तक जो पेपर्स हो रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। अब सिंध हुकूमत के अंदर से ये आवाज़ उठी है कि शायद इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है। इसको बड़े टोल कमेंट करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बाय कैड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सेनेटर शिबली फराज साहब, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बाय कॉमर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और मियां मंजूर भट्टी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीज़न। तीनों का शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब, आज बहुत सारे बयानात हमने देखे, लेकिन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मामला अभी भी जो है वो हॉट मामला है, वो सबसाइड नहीं किया। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म अगर इस्तीफ़ा दे दें तो आपकी सेहत पर तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा? कोई नया वज़ीर आज़म आपका अपना ही होगा? तला साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े वाज़े फ़ैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी कुछ इंटरप्रटेशन जो है वो फ़ैसले की जो असल रूह थी उसके मुताबिक नहीं की गई, वो भी आपने देखा। उसके फ़ैसले के नतीजे में कोई ऐसी ऑप्शन है नहीं कि जिसके तहत कोई प्राइम मिनिस्टर का किसी वाले से भी इस्तीफ़ा बनता हो। यकीनन अगर प्राइम मिनिस्टर अगर ये ना हो तब भी मुस्लिम लीग नून का होगा। लिहाजा ये जो एक बात है अपोजिशन की, जो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो GIT जो है उसकी तश्कील के ऊपर कोई असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ना। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने पहले ये बात की कि जब GIT बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुकम्मल जो है वो तकमील हो रही है, GIT उनकी सरबराही में उनकी सुपरविजन में बनी, उनके अहकामात पे बनी, और उसके बाद उसे एक मखसूस टाइम दिया गया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े का मुतालबा सिर्फ सियासत चमकाने के लिए हो रहा है की बहस है। वरना अपोजिशन को भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर का ना इस्तीफ़ा बनता है, ना प्राइम मिनिस्टर ना देना है और ना देना चाहिए। तो शिबली फराज साहब, तो ये बात उन्होंने ठीक की, अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं तो यू कुड से कि मॉरल विक्ट्री भी आपकी होगी, पॉलिटिकल विक्ट्री भी होगी, लेकिन तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर भी नहीं का होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये अहम बात, ये हमारी विक्ट्री की है ही नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विक्ट्री नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की, पूरे मुल्क की फतह होगी, जिसमें कि ये साबित हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी कि अगर कोई इस लेवल पे कोई करप्शन करता है तो उसको कोर्ट्स कन्विक्ट भी करती हैं, और अगर कन्विक्ट करती हैं और अगर वो भी मतलब है कि फुली डिटर्मिन नहीं भी हुआ तो मोरालिटी और एथिक्स ये डिमांड करते हैं कि आप जो है तो इस्तीफ़ा दे दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके होते हुए GIT इन्फ्लुएंस होगी नहीं होगी, ये दूसरी चीज़ें हैं। ये पूरे माशरे को फिर ये जो मोरालिटी और एथिक्स जो है ना, जो मेरा ख्याल है कि इवन लॉ से भी ज़्यादा अहम है, दिस इज व्हाट वी हैव टू रीच। अखलाक के तौर पर एक बेहतरीन मिसाल कायम करनी चाहिए। देखिए, सोसाइटीज इसी की बुनियाद पे चलती हैं, रूल ऑफ लॉ न भी हो। अगर कल इमरान खान साहब जलसे में कह रहे थे सोसाइटीज जो हैं वो अपोजिशन की डिमांड्स में कभी नहीं चलती। अभी शिबली साहब ने कहा वो इस तरह की चीज़ें करेगा, भाई किस तरह की चीज़ें करेगा? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ आया, जो आप चाहते थे वो हक़ाइक़ पे आया। अब GIT बनी है, आप उसका इंतजार कर लें, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। यानी इस तरह की चीज़, इल्ज़ाम को इल्ज़ाम रहने दे, इल्ज़ाम को सियासी इंतकाम ना बनाइए, आपका ख्याल है। लेकिन इमरान खान साहब ने कल के जलसे में कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मेरे ख्वाब की ताबीर में एक रुकावट है। तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि अखलाकी मामला है, वो अपने ख्वाब की ताबीर भी करना चाहते हैं और ज़ाहिर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। नहीं जी, देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा आर्गूमेंट है जो कि जिसकी सच्ची बात है। मैं ज़ाती तौर पे, अपार्ट फ्रॉम माई पोलिटिकल एफिलिएशन, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अनफेयर
वो क्रिटिसिज्म। इस वजह से जब देखें ना, एक बंदा, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि जी देखें, बिकॉज वो आप जब कोई ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान का, तो उसमें आप अपनी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, आप अपनी इस मुल्क की बहैसियत एज ए पाकिस्तानी भी देख सकते हैं कि यार हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम इस मुल्क को चाहते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट हुकूमत आम हो, आदमी के ख्वाब हुकूमत में हो। और एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब में फर्क होगा ना। नहीं बिल्कुल, ऑब्वियसली वो उधर तो इमरान खान ज्यादा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं ना। बिकॉज वो आपको लीड कर रहा है, वो आपको उस तरफ ले जाना चाह रहा है। ठीक। अगर तो इसमें कोई मजायका नहीं है, मेरा ख्याल है इसको ये वो अमूमी ख्वाब की मैं बात आपसे करते हैं, छोटी सी खुसूसी बात ख्वाब। पूछता भट्टू साहब को हूँ, जरा मैं पूछिए। सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। आप और आप तो जो है देखें ना, वो पटवारी कि बनना चाहते हैं। कैसे मैं क्या उन्होंने कहूँ यार। हैंड पिक किए हुए हैं लोग, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो बंदा मिलता है जिस दिमाग से लेकिन उठा इसमें लेते नाराज हैं। होने क्या, वज़ीर आज़म इसी बनना कोई तरह- बुरी बात नहीं। नहीं, इसी ये तरह मैं बनाया वज़ीर इस आज़म तरह बन जाऊं। जाता है कि भाई बस। वज़ीर आज़म बनना चाहते तो हैं। वो क्या भाई, बनना चाहते हैं वो? तो क्या? नहीं मेरी बात सुने, अगर चले वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बाकी क्या बनना चाहते हैं, ये नहीं इनका बाकी- आर्गुमेंट। हम तो बने हुए अलग अलग 3 दफा बन चुके हैं। भट्टू साहब की जमात भी जो है वो भी कह रही है कि Ultimately अब अपना अगला नाम वज़ीर वज़ीर आज़म आज़म उनका होना। रखना भट्टू साहब Because इसके if ऊपर- we talk about a program, if we don't talk about, हम अपने जो बात करते हैं, हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल जिसको कि एक बंदा लीड कर रहा है, भट्टू साहब वो इमरान खान है। भट्टू साहब प्रैक्टिकल सियासत की बात करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर आज स्टेप डाउन कर जाते हैं या नहीं करते हैं, तो मसलन आपकी जमात की सेहत पर, सियासी सेहत पर क्या असर पड़ता है? पंजाब में आपका फॉर्चून किस तरह बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, अब देखिए सूरत ये है कि 2 जजेस ने पनामा केस में कह दिया है कि मियाँ साहब मुजरम हैं। 2 जजेस ने कह दिया मुजरम हैं और 3 जजेस ने कह दिया कि वो मुलजम है। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब के लिए आबरूमंदाना तरीका जो है और बाइज़्ज़त तरीका जो है वो यही है कि वो रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करके इसको फेस करें। और फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि JIT जो है उसके सामने इन सब को पेश होना है, प्राइम मिनिस्टर को भी पेश होना है, उनके बच्चों को भी पेश होना है, दीगर मुतल्लिकीन को भी पेश होना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से पेश होंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा बावकार होगा। मैं समझता हूं लेकिन देखिए कानून का कितना बोल बाला होगा कि मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, कानून का बोल बाला नहीं होगा इससे। वो स्टेप डाउन करके अगर पेश हो तो ज्यादा बोल बाला होगा, कानून का भी बोल बाला होगा और मियां नवाज शरीफ की इज्जत में भी इजाफा होगा। लेकिन मियां भट्टू साहब, आपको कब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इज्जत की फिक्र शुरू हो गई? आपको क्यों फिक्र है उनकी इज्जत की? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मुझे तमाम सियासतदानों की इज्जत की फिक्र है। मेरी क्लास के लोग तो ये है ना, मैं इनकी क्लास का हूं, ये मेरी क्लास के लोग हैं। मैं आखिरी आदमी हूँगा कि मैं किसी पे बिलो द बेल्ट हिट मैं करने वालों में नहीं हूँ। मैं किसी का नाम भी लूँगा तो इज्जत से लूँगा और उनको इज्जत वाला तरीका बताऊँगा जो मेरी समझ में आता है। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं स्टेप डाउन करता। तो बाकी रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा और क्या वो इक़्तिदार में आ सकती है, तो उसके लिए मैं आपको मुख्तसर ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। हम सिंध में जीतेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में सीटें लेंगे, हम बलूचिस्तान में सीटें लेंगे और पंजाब में भी हम सीटें लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक सीटें लेंगे, यहाँ ठीक मनसूबाबंदी हो रही है और बिलावल साहब फील्ड में आने वाले हैं। हम अच्छी सीटें यहाँ लेंगे और फिर मैं आपको बताऊं कि अगली हुकूमत जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोई एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, ना नून लीग, ना PTI, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो गवर्नमेंट बना सके अकेली। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और नून ने मेरी बात सुन लें, नून ने PTI के साथ मिलकर नहीं बनानी और PTI ने नून के साथ मिलकर नहीं बनानी और इन दोनों ने हमारी मेहनतें करनी है कि हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लो। भट्टू साहब, हमने तारीखी तौर पर और जाती तौर पर आपको कोलिशन मास्टर जाना है, वो हमें इल्म है, तो आपकी फोरकास्ट को हम संजीदगी से ले रहे हैं कि कोलिशन हुकूमत बनेगी। जरा तारिक साहब, PMLN के वोटर को तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन PMLN की जो साख थी, हमेशा पीपल्स पार्टी से अपने आप को आप अलहदा कहते होते थे जब जरदारी साहब पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगते होते थे, लेकिन अब जो है कैटेगरी आपकी अमूमी तौर पर चेंज होगी, उसी कैटेगरी के अंदर आप नजर आते हैं लोगों को। डू यू वरी अबाउट दिस? परेशानी आपको? देखिए, बात यह है तलत साहब कि अगर तो हमारे पर कोई चीज़ साबित होती है
सियासत में इल्ज़ाम लगते हैं, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होता यकीनन, और ख़ास तौर पे अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत ने में नहीं लगा, अदालत में नहीं, जो अदालत में लगा मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि अदालत में कोई साबितशुदा तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी सियासत का मकसद ही सिर्फ इल्ज़ामात रखा हुआ है, यानी इनका टारगेट ये है कि खुद कुछ करो ना करो, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाई जाओ, उसमें कीचड़ उछाली जाओ। ये एक नया वर्जन इन्होंने दिया है सियासत का। और अब जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके इल्ज़ामात को, क्योंकि एक तरफ अदालत में मुकदमा चल रहा है, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो हम जीती जा रहे हैं अल्लाह के करम से। अगर आप पब्लिक की तरफ देखें तो वो नून का वोटर आज भी वहीं खड़ा है। लिहाजा अमली तौर पर कोई आपको चैलेंज नहीं है। अगर अमली तौर पर चैलेंज नहीं है तो फिर आप इखलाकी तौर पर एक अच्छा स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी तगड़े होंगे और इखलाकी तौर पर तगड़े होंगे। लेकिन लीविंग दैट असाइड, इखलाकियात की मैं आखिर में फिर थोड़ी सी ये बात ये करूंगा कि इखलाकियात की कोई ऐसी मुदल्लल इनके पास इनके मयार पर आप पूरा है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है जिसके तहत ये बार बार इस्तीफा। असल इन्हें भी कोई ना कोई झुंझुना चाहिए होता है ना बचाने के लिए, तो ये इस्तीफा एक झुंझुना है जिसको ये बजा रहे हैं। मैं इमरान खान साहब की ट्वीट पढ़ता हूं जिसके अंदर वो खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि लगता है कि मगरबी दुनिया के जो बेहतरीन तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके करीब तरीन है कि जी ज़बरदस्त गवर्नेंस है, अगरचे हालात शायद वैसे नहीं है जैसे पेंट किए जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन पर तनकीद तो ठीक है, पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद ठीक है, लेकिन कोई मुतबादल अच्छा मॉडल भी तो आपको फिर प्रेजेंट करना होगा। वो अभी उसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया। इनके ऊपर बहुत तनकीद है, प्रॉब्ली डिजर्व भी करते हो, लेकिन मुतबादल मॉडल लोगों को उम्मीद दिलाना कि ऐसा हो सकता है, और पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में क्या मुतबादल आपको लोगों को क्या दिया अदर दैन नवाज बैशिंग? देखें, बात यह है कि जब हम नवाज बैशिंग करते हैं तो ये कोई ज़ाती इंतकाम या एक ज़ाती इना की बात नहीं है। ये सिंबल हैं उस सियासत के, उस दौर के जिसमें कि हुकूमतों ने बजाय अवाम की फलाह के लिए काम किए हों, उन्होंने अपने उसको बढ़ाया है, अपने माली तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे उन्होंने अपने आप को फ़ायदे दिए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ तक बात आती है, देखिए मैं खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है और इस बात से कतई नज़र कि मैं वहाँ का हूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि देखें हमने जो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो बिल्कुल, हम अगर वही मॉडल रेप्लिकेट करें पूरे मुल्क में तो मैं समझाऊं कि इस मुल्क के आधे मसले तो फौरन ख़त्म हो जाएंगे। वो किस तरह से देखिए, अगर आपका एक वो है एक पीटीआई के जो सोच है या पीटीआई की लीडरशिप के बारे में अगर आपका एक ऑलरेडी एक तासुर है, उसको तो मैं नहीं बदल सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आम आदमी को उसके बहुत फ़वाइद पहुँचे हैं, चाहे वो पुलिस के सिलसिले में हो, स्कूलों की हो, वो रिश्वत का जो एक गवर्नमेंट लेवल पे जो बड़ी बड़ी रिश्वतें होती हैं, जिस तरह के आपको पता है हमारे पिछली हुकूमतों में जिस तरह से के नाम पड़े, किस तरह से परसेप्शन बनी, जो भी हुआ, अब एक क्लीन हुकूमत है। वी मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट गवर्नमेंट, बट जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारी सोच है, जो हमारा अमल है, उसमें हमने करप्शन को, ये तो आपका बयान है, एहतसाब जो आपको कौमी नारा है एहतसाब और करप्शन का खात्मा। जी जी, आपने पिछली हुकूमत आपसे पहले वाली थी, उसके हर पार्टी के कंपोनेंट को आपने तनकीद का निशाना बनाया। जी जी, बिल्कुल बदतरीन करप्शन की। जी जी जी, तो वहां पर तो आपको कोई हाथ नहीं रोके हुए है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से किसी बड़े को आपने एक बड़ी करप्शन के खाते में कहां पकड़ा है? पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कोई जेयूआई का बंदा पकड़ा, एएनपी का बंदा पकड़ा, के अंदर हुए हैं, गुजरा भी है, चलो उनको छोड़ के शेरपाल साहब के गुजरा को करप्शन के इल्जामात में निकाला, बात ये फिर वापस ले लिया। जहां तक कि आपकी ये बात है वो मैं काफ़ी हद तक एग्री करूंगा कि हम इस एस्पेक्ट में एहतसाब के एस्पेक्ट में हम उतने कामयाब नहीं हो सके जितना कि हमें होना चाहिए था। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखें, माफियाज, ये तो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं जो कि सारी चीज़ों को कवर करता है। मैं आपको एक एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करता हूँ जिसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व था, हायर एजुकेशन में। माफियाज इतने वेल इंट्रेंच्ड हैं कि आपका दाएं हाथ जो है तो आपको पता नहीं चलता कि ये मिला हुआ है आपके बाएं हाथ के साथ। एक रेजिस्टेंस है, एक पुराना एक जो सिस्टम है उसको आम एक पॉलिटिकल तरीके से उसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। के बावजूद, तमाम तर के बावजूद जी, आप तमाम तर सिंसेरिटी के बावजूद, तमाम तर सिंसेरिटी के, ये देखें ना, मैं ये दो वाहिद इदारे हैं जिसमें कि मैं मानता हूं, एक में जिसमें कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व था और एक में कि नहीं, कि हम एहतसाब के चक्कर में। खान साहब जब कहते हैं मैं 90 दिन ठीक कर दूंगा, वो कैसे करेंगे? देखें, बात ये है कि जहां तक
आपको देखिए ना, आपको एक वो चाहिए, आपको एक मैंडेट चाहिए अपने पूरे मुल्क तो का। है ना केपीके में? देखिए केपीके में है, लेकिन आपको पता है कि कई चीजें ओवरलैप करती हैं ना सेंटर के साथ, कई चीजें तो इतना आसान काम नहीं। नहीं, नब्बे दिन में ऐसी जगह जैसे ज़िया उल-हक साहब ने देखिए हमने ये तो 11 साल किया ठीक ना, कम से करते कम। रहे। देखिए हमने ये तो गए काम फिर किया, हालत हमने फिर ये वही थी। नहीं देखिए मिस्टर साहब, बात यह है कि हमने जो किया वहां पे वो ये है कि हमने तो एक तो करप्शन को रोक दिया है सरकारी लेवल पे, हमने वो सिस्टम्स बनाए हैं कि कम से कम जो आगे आने वाली हुकूमत है वो इसको ना कर सके। मेगा करप्शन को बड़ा डाकू नहीं पकड़ा आपने? बड़े नहीं, देखें हमारे दौर में बड़ी करप्शन हुई नहीं है। नहीं, मैं पिछले दौर की बात कर रहा हूं। देखिए हमने तो पूरे मुल्क के लेवल पे, भाई हमने ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो जहाद शुरू किया हुआ है, ये किस लिए किया हुआ, किसने किया हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये कह रहे हैं कि नहीं, भुट्टो साहब के पास जाने से माजरत के साथ इन्होंने कहा कि जी इल्जामात में हम माहिर हैं। वही इल्जामात, ये जो इल्जामात थे यही तो आज अदालत में उस पर 2 जजेस ने प्रूफ कर दिया। ये अगर हम न लाते तो ये मुल्क तो उसी तरह चल रहा था जिस तरह की ये चल रहा था। भट्टो साहब, मैं तो जरा आपसे बजाय जानना इसके- चाहूंगा, आपके पास पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर और पूरे पाकिस्तान में सिंध को छोड़ के अमूमी तौर पर लोगों को ऑफर करने के लिए क्या है? पीपल्स पार्टी क्या ऐसी चीज देना चाहती है लोगों को जो पहले वो मुहैया नहीं कर पाई या अभी मुहैया नहीं है? देखिए, हमने तलत हुसैन साहब, हमने क्या नहीं दिया पाकिस्तान के अवाम को। पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आइन दिया है, तर्ज ज़िंदगी दिया है जो इस वक्त भी राइज है, और आइंदा हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में जब 18 मेंबर्स के साथ मेरी सूबाई हुकूमत 2.5 साल कायम रही, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब 18 मेंबर्स के साथ 2.5 दिन हुकूमत करके दिखा दे तो हम इनको मान जाएं। तो उस जमाने में वो शहबाज शरीफ है, आप भट्टू साहब हैं, आपके पास जो सियासी दानिशमंदी है उनके पास नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आपके पास नया स्लोगन, व्हाट इज योर न्यू स्लोगन? वो कह रहे हैं एंटी करप्शन, इंसाफ, ये कहते हैं डेवलपमेंट। पीपल्स पार्टी का स्लोगन क्या? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्लोगन ये है कि हमने काश्तकारों को सपोर्ट किया है, उनकी माशी हालत को संवारा है, हम उसको मजीद संवारेंगे, काश्तकारों को सपोर्ट देंगे। हम बिजली के बिल जो हैं इसमें कमी करेंगे, और हम इस पे फैसला कर रहे हैं। मैनिफेस्टो हमारा फाइनल हो रहा है, जिसमें हम काश्तकार तबके को ट्यूबवेलों के रेट जो है वो फिक्स कर देंगे। कोई एक नारा, जो कौमी नारा, ये तो हो गया ना जो मुख्तलिफ हलकों फार्मर, कौमी नारा क्या होगा? कौमी नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि हम वफाक की मजबूती करेंगे, वफाक को मजबूत करेंगे, और जमहूरियत को मजबूत करेंगे, और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब लोगों को मजीद सहूलतें पहुंचाएंगे। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 135% इजाफा किया है। नून का देखे, इनका देखे कि इन्होंने क्या किया है हमारे मुकाबले। जरा तारिक साहब को बताओ। और एक अच्छी गवर्नेंस देंगे हम मुल्क के लोगों को। अच्छी गवर्नेंस देंगे, वो कह रहे हैं अच्छी गवर्नेंस देंगे, वो कह रहे हैं कि हम शफाफ हुकूमत देंगे। आपके ख्याल है डेवलपमेंट और तरक्की और इस बात से कतई नजर इल्जामात क्या लग रहे हैं, दैट इज द राइट वे फॉरवर्ड, आपकी यही स्ट्रेटजी? देखिए, गुजारिश है जी कि मैं जो आपने सवाल किया है, बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है। आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, और जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, अच्छी गवर्नेंस की, तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी और आपकी अच्छी जो एक होती है यानी एफिशिएंट गवर्नमेंट, उसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। और हमने ये मॉडल पंजाब में इम्प्लीमेंट किया है, हमने सिर्फ बातें नहीं की। अभी शिबली साहब कह रहे हैं कि पीके की बातें हैं, काफ़ी मुश्किलात उनको पेश आ रही थी, क्योंकि ये खुद बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, ज़ाहिर है हक़ाइक़ वहाँ पे कुछ और हैं, बताओ ये कुछ और रहे थे, बड़ा रुक के सोच के। ये मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस बात को माना कि करप्शन के हवाले से हम अपने एजेंडे की कम से कम ये बात तो उन्होंने बिल्कुल तस्लीम की। आप यकीन करें, थोड़ा सा आप भी मान लिया करें, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल हम मानते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी जो गलती बताए ना, वो तो कह रहे हैं एजुकेशन एहतसाब है, आप अपनी को गलती बताए ना। नहीं, हमारी गलती ये है कि हम आप फंसे हैं। नहीं, हमारी गलती ये है कि हम इनको बहुत पहले हमें काउंटर करना चाहिए था। हमने बहुत इनको अपनी एफिशिएंसी की बात कर, अपनी सियासत के अंदर जो तर्ज इन्होंने
मुतारफ कराई है, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुतारफ कराया आप रद्द अमल में मेरे लेट ख्याल हो से गए। इसे आप इसे रद्द बहुत अमल में जल्दी लेट चेक हो गए। करना चाहिए था। अच्छा, तो आपके ख्याल में आपको कोई खतरा नहीं आने वाला? बाकी मैं ये बात जो थोड़ा सा KPK के हवाले से मैं सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा कि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा और एक नया इन्होंने नारा दिया, तब्दीली का नारा दिया, तो बहुत सारी नज़रें इनकी तरफ उठी, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, इनके बड़े जलसे भी हुए। शायद उतने जितने बड़े जलसे थे उस हिसाब से वो ट्रांसलेट नहीं हो सके वोट बैंक में, लेकिन बहरहाल एक सूबे में हुकूमत बन गई इनके लिए बड़ा एक आसान रास्ता था कि ये सड़कें बंद करना और ये सारा एहतजाज और धरने और गालम गलोच की बजाय अपने सूबे पर फोकस करते, उसे एक मॉडल बनाते पाकिस्तान का। वो नहीं वो हुआ हमारा आपके एक हिस्सा है, वो ये कर नहीं सके। उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अब ये सारा एक इल्ज़ाम, दूसरा इल्ज़ाम, तीसरा इल्ज़ाम, और ये इल्ज़ाम तराशी को अपनी कामयाबियां समझने का। देखें हमने नहीं किया ये, हमने अच्छे इल्ज़ाम नहीं दिए, हमने अच्छी गालियां नहीं दी। हमने जो है ना, देखें खैबर पुख्तनख्वा में हमने ऑलरेडी डायरेक्शन चेंज कर दिए। ये लोग जो खैबर पुख्तनख्वा के बारे में बातें करते हैं, ये कभी खैबर पुख्तनख्वा गए नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, हम जो जिस पे इनको एतराज़ है, जिस पे कि ये सीख पाएँ कि हमने एक इस्टेब्लिश सिस्टम को, जो कि एक ख़ास मफादाती टोले के लिए सियासत करना और एक ख़ास मफादाती हल्का अहबाब को फ़ायदे पहुँचाने के, वो जो हमने चैलेंज किया, वो मुसलसल जो कि हमने इनको किया, उससे पाकिस्तान की सियासत पे बहुत मुस्बत असरात पड़े हैं। आई थिंक कि उससे काफ़ी आगाही आई है कौम में, और दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। ये एक सफ़र है जो कि ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हुआ है या शुरू हुआ है। ये एक सफ़र है जिसके लिए आपको मुसलसल जद्दोजहद करनी होगी, और हम कर रहे हैं। जद्दोजहद मुसलसल है, बिल्कुल जद्दोजहद मुसलसल आप है। यहाँ सड़क पे खड़े होकर लोगों को गालियां देना शुरू कर दें, देखें मजमा इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि फिर अगर आप इसको समझते हैं कि हमने बहुत तब्दीली ले ये आए, आपकी तशरीह है, उनका बयानिया कुछ और। हम तीनों मेहमानों के मशकूर हैं नाज़रीन जी। व्हाट इज आप क्विकली क्लोज कीजिएगा जी। इसमें थोड़ा ऐड कर दूं मैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है और पंजाब की बात हो रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छे IG के जरिए वहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया है। ये इनका क्रेडिट जो है ये मानना पड़ेगा। और पंजाब की पुलिस जो है, इसको इन्होंने विक्टिमाइजेशन के लिए मुखालिफ। भुट्टो साहब, सिंध के अंदर अच्छा IG फिर रहने देना आप। भुट्टो साहब, सिंध के अंदर जो अच्छा IG है उसको रहने दें। तो वो रह रहा है बड़ी मुश्किल से रह रहा है भुट्टो साहब, बहुत मुश्किल, कोर्ट के जरिए रह रहा है बेचारा, कोर्ट के जरिए रह रहा है। आई हैव टू लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, अब हम आपको सिंध लिए चलते हैं, जहां पर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब खबरों की जद में एक मरतबा फिर हैं। ना सिर्फ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब की तरफ से उन पर शदीद तनकीद हुई, बल्कि अब सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी अब कहा है कि गवर्नर सिंध को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हुकूमत है, उसकी सूबाई नुमाइंदगान और मरकजी नुमाइंदगान दोनों आपसे नाला हैं। आपके ख्याल में कोई ख़ास मोहब्बत है आपसे, या आपके अल्फाज इस किस्म के हैं? और मैं कुछ बयानात देख रहा था आपकी, जिसकी वजह से ये आग भड़कती रहती है। मेरा ख्याल है मैं तो यही कहूँगा, मोहब्बत बहुत ज़्यादा लेकिन ऑन अ सीरियस नोट तलत मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों है, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसके अपने गवर्नर्स अभी रिसेंट पास्ट में 2008 से 2013 के दौरान, आपको पता है सलमान तासीर साहब, फिर उनकी वफ़ात के बाद लतीफ़ खोसा साहब, मैंने तो PMLN का नाम भी नहीं लिया अभी तक, और वो तो PPP के झंडे, बैनर्स और वहाँ जलसे होते थे गवर्नर हाउस लाहौर में। और फिर आपको पता है कि प्रेसिडेंट जरदारी ख़ुद 5 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, और को चेयरमैन की हैसियत से पीपल्स पार्टी की बाकायदा मीटिंग्स होती थी, और गढ़ बनाने की बात होती थी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजाइजिंग होती थी, और बाकायदा पीपल्स पार्टी के बारे में ऐलानात होते थे। मैंने तो सिर्फ उस हवाले से कहा था कि तमाम लोग जो सिंध में रहते हैं, एक भी अगर आप तलत निकाल दें जो ये ना कहे कि पंजाब बहुत आगे निकल गया। तो एक सेमिनार में मैं था जहां मैंने हर जो स्पीकर था वो आके मेरी तरफ देख के कह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, हम पंजाब जाते हैं, हम लाहौर जाते हैं, वहाँ इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन का माहौल ज़बरदस्त है, हेल्थ सेक्टर ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है।
तो आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने जब तकरीर का वक्त आया तो मैंने कहा ऑन अ लाइटर साइड 2018 में इलेक्शन का वक्त आ रहा है, तो जिन लोगों ने पंजाब बनाया है उनको यहाँ इलेक्ट कर लें। लेकिन आप बाकायदा वोट मांग रहे हैं। अब किसी को ये याद नहीं होगा कि आपने आपके हिस्से में फड़क रही थी वहां पर, या आपकी जो मोहब्बत है पीएमएलएन के लिए वो जागी हुई थी, तो ये डिस्टिंक्शन नहीं होगा। लेकिन गवर्नर जो है सिंध का, जो फेडरेशन का नुमाइंदा है, वो अपनी जमात के लिए वोट मांग रहा है, अगर उसकी कोई जमात नहीं होनी चाहिए, ये तासुर मिलता है। लेकिन मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, ये पीपल्स पार्टी वाले किस बेसिस पर कह रहे हैं? क्योंकि 2013 तक प्रेसिडेंट जरदारी प्रेसिडेंट थे, लतीफ़ खोसा साहब गवर्नर थे। मैं तो उनकी 50 तकरीरें उठा के बता दूं जिसमें वो पीपल्स पार्टी गवर्नर हाउस में होता क्या था वहां। तो वो बुरी एग्जांपल थी ना गवर्नर हाउस से, जो वो तो बुरी एग्जांपल थी ना, तो वो तो बुरी एग्जांपल थी ना आपकी नजर में, और आइन के तकाजों को पूरा नहीं करती थी, क्योंकि गवर्नर के ओहदे की डिस्क्रिप्शन बड़ी क्लियर है। नहीं, आइन के तकाजे नहीं, आइन की क्लैरिफिकेशन करता हूं तल्लत। आइन कभी कुछ नहीं कहता, आइन इस मामले में खामोश है। और लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन दाखिल की थी प्रेसिडेंट जरदारी के खिलाफ कि एज प्रेसिडेंट या एज गवर्नर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं लेना चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें कहा था कि आइन चूँकि डजेंट स्टॉप एनीथिंग, तो वो मैं उसका, बट आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन डैट कि आइन क्या कह रहा है, मैं तो एक एज अ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि उसी तकरीर में मैं ये भी बता दूँ कि उसी तकरीर के दौरान ये CPAC के हवाले से सेमिनार था, तो मैंने कहा था कि CPAC के आज हम जब बात करते हैं और हम तारीफ़ें करते हैं और क्रेडिट भी देते हैं लोगों को, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एसेंशली, बट लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट कि जो चाइना पॉलिसी जो स्टार्ट की थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टार्ट की थी, उस ज़माने में की थी 62 वगैरह में, जब पाकिस्तान सीटो असेंटो का मेंबर था। और ये शदीद इख्तलाफ US का उठाते हुए हम चाइना की तरफ हमने लब्बैक कहा था। तो जुल्फ़िकार वो पॉइंट अगर ये बात कर रहे होते तो लेने वाले तो मैसेज ये भी ले सकते हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी के बानी की खुल के तारीफ़ की। और मैं हमेशा मुराद अली शाह की तारीफ़ करता हूँ कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही मवाजना इस तरह होता है कि मैं ऐसी बात करूंगा तो वोट मिलने शुरू हो जाए। मवाजना ऐसे होता है कि इस 4 सूबों के अंदर जो बाकी गवर्नर साहिबान हैं, अगर आप सड़क पर जाकर आज किसी से पूछ लें कि पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है, तो उसको नाम जिसको आता भी होगा शायद बोलने में उसको मुश्किल होती होगी। अगर आप बलूचिस्तान के गवर्नर का नाम किसी से पूछ लें तो उनको भी नाम नहीं होगा और ना ही उनको शक्ल याद होगी। झगड़ा साहब का नाम जो है उसकी तरतीब के अंदर उनको मसला होगा कि इकबाल जफर झगड़ा है, ये जफर इकबाल झगड़ा है, लेकिन और ये काफ़ी देर से गवर्नर है। आप को अभी 2, 2.5, 3 महीने हुए हैं, लेकिन आप खबरों से निकल नहीं रहे। तो मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कि आप हाइपर एक्टिव तो नहीं है कहीं पॉलिटिकली? नहीं, एक तो मैं खबरों में रहना चाहता हूँ और दूसरी उसकी वजह यह है कि बहुत ज़रूरी है वो खबरों में रहने का। हम सिंध के गवर्नर की हैसियत थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकी गवर्नर्स के हवाले से। एक तो ये है कि कराची माशी हब है सिंध का, तो उसके हवाले से ख़बरों में रहना बहुत ज़रूरी है कि ज़ीनत बनना ख़बरों की कि हम इकनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम कराची की रौनकें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ मईशत के हवाले से नहीं, क्योंकि कराची का एक बैकग्राउंड है, उसमें स्पोर्टिंग, कल्चरल, सोशल एक्टिविटीज़। कल से यहाँ नेशनल फिल्म पॉलिसी के हवाले से 2 दिन तक हमने गवर्नर हाउस में तमाम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह को बुलाया हुआ था। मरियम औरंगज़ेब यहाँ आई हुई थी और मैं जान के वो गवर्नर हाउस भी ऑफ़र किया था कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो ख़बरों की जीनत बनूँ फॉर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है मीडिया भी मेरा बहुत पीछा करता है, तो मैं कुछ बात करता हूँ तो किसी के लिए तो नॉर्मल होती है, मेरे लिए शायद वो थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देती है। जो अमली तौर पर आपका रिलेशनशिप है हुकूमत के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा देकर सियासत करें। जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी आप तारीफ़ करते हैं, उन्होंने आपको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो जिस वहदत के साथ या तवज्जो के साथ सूबे के मामलात को उठाना चाहिए, अब वो सियासी तनाज़े की नज़र हो रहा है इस वक्त। उसमें तलत जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, आपको भी पता है, उसको जो पहले इख्तलाफ की वजह ये बनी थी कि वो ये कहते हैं 3.5-4 साल के बाद वफाक को सिंध याद आया है।
जब से वज़ीर आज़म ने पिछले 2-3 महीने में 6 ट्रिप्स किए हैं सिंध, और जिसमें 3 जलसे भी किए हैं इंटीरियर सिंध में जाके, और बहुत से इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं, हॉस्पिटल से लेके यूनिवर्सिटी और हेल्थ कार्ड और दूसरे मेट्रो बस सर्विस हैदराबाद के लिए, और पैकेजेस भी अनाउंस किए हैं। और ये सिलसिला इनको भी पता है, हमें भी पता है, ये जारी रहेगा। तो जाहिर सी बात है वो उस हवाले से अब अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मंसूबा कराची में शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा हर्ट तो करेगा कि इतने सालों से कराची के बारे में नहीं सोचा गया था। तो उस हवाले से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी, सो जब हम अनाउंस करेंगे तो मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा और वो प्रेशर रिफ्लेक्ट भी करेगा। और हम ये भी मैं आपको बता दूं तलत कि जो वफाकी मंसूबे हम अनाउंस कर रहे हैं, मैं ये आज सबको बताना चाहता हूं कि हम एक डिफरेंस भी बताएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं और कैसे शफाफियत के साथ और कैसे वर्ल्ड क्लास तरीके से। सो वो ये इन चीज़ों की वजह से वो जो डिफरेंस है वो उसकी वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। बट आई थिंक दिस शुड बी टेकन एज अ हेल्दी कंपटीशन। आपने क्या रिस्पॉन्ड किया कि नहीं जी हम पंजाब से आगे निकलेंगे, हम ज़्यादा अच्छे मंसूबे लेके आएंगे, हम ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे, हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे और इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। वो मेरा ख्याल है रिस्पॉन्स होना चाहिए और ये अवाम रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। अवाम तो ये खड़े होकर कहेंगे कि एक गवर्नर ने बात की कि जी अगर पंजाब आगे चला गया है तो पंजाब जैसे काम करने शुरू कर दें, उसको छोड़ के आप ये कह रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूं। भाई मेरे रिजाइन करने से क्या सिंध आगे चला जाएगा? दैट इज द की थिंग। टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो इन तमाम महीनों के अंदर जब आप गवर्नर रहे हैं, जब से अपॉइंट हुए हैं, आपने कभी तहरीरी तौर पर या किसी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग के अंदर सिंध की हुकूमत, उनके नुमाइंदगान, उनके चीफ मिनिस्टर समेत उनको बताया कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर उनको काम करने की ज़रूरत है? क्या ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अलावा कोई ऐसी बात मौजूद है जहां पर आप गवर्नर एक बड़े की हैसियत से उनको बता रहे हो कि जी यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपका अपना ही फ़ायदा है? जी देखें, एक तो ये है कि बहुत सी चीज़ें हम टेंशन को बढ़ाना नहीं चाहते, कम करना चाहते हैं। ये जो आप तहरीरी कह रहे हैं ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जब आपके तमाम दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं। और आप जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको दूंगा, रेंजर्स का एक्सटेंशन जब नहीं हो रही थी तो उस वक़्त एक तरीका ये था कि मैं वफाक की हैसियत से एक लेटर लिखता और उनको याद दिलाता कि अंडर आर्टिकल सो एंड सो। वो एक बहुत ही मेरा ख्याल है लास्ट मिनट रिजॉर्ट होता है। और हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम पूरी कोशिश करेंगे विदाउट रिजॉर्टिंग टू दैट स्ट्रेटजी, और बाकी चीज़ों में भी यही है। सो आई वॉज कम्युनिकेटिंग विद द चीफ मिनिस्टर और उनको मैं ये बता रहा था कि ये सिंध के अवाम के लिए, कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम बिजनेसेस जो हैं, तमाम लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि जी उनके ऊपर जो रेंजर्स की कवरेज है वो जारी रहे और उससे उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये वो वक्त नहीं आया कि हम रेंजर्स को विड्रॉ कर लें और एक नेगेटिव मैसेज दें। सो मेरा नहीं ख्याल है कि वो राइटिंग में ये सब चीज़ें, मेरा अपना स्टाइल है, आई डोंट थिंक सो आई विल गो इन टू डैट एंड आई मे बी इंशाल्लाह ताला ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। गवर्नर सिंध नाज़रीन हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि खबरों में रहना चाहिए गवर्नर को फॉर ऑल द राइट रीजंस। अगरचे जो जमात है जो रूल कर रही है सिंध को, उसका तस्वर गवर्नर साहब के खबरों में रहने के हवाले से कुछ और है। एडिटोरियल कमेंट हमारा बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक उस इम्तिहान के निज़ाम से है जिसके ज़रिए हम कौम का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। जो ही इम्तिहानात के दिन शुरू हुए तो पर्चे आउट होने की खबरें सामने आनी शुरू हो गई। आजकल सिंध के जो पेपर्स हैं उनके आउट होने की खबरें ज़्यादा बन रही हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किस ग्रेड की बात करें, ना सिर्फ पर्चे आउट होते हैं बल्कि जो कमरा इम्तिहान है जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठकर मुबैना तौर पर साफ़ सुथरा पेपर दे रहे होते हैं, उनकी अगर आप हालत ज़ात देखें तो दिल तड़प जाता है। वहाँ पर बूटी माफिया का मुकम्मल राज है, किताबें खुली हुई आपको मिलेंगी। अब ये पता चला है कि पिछले दिनों कुछ जो पर्चे लीक हुए थे उसके अंदर सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है और हुकूमत सिंध की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे नंबर्स भी सामने आए हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। अब अगर हमने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके अंदर बैरूनी
कुव्वतें इन्वॉल्व हैं और साजिश कर रहे हैं तो इंतहाई सितम ज़रीफ़ी होगी। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, सबको पता है कौन इन्वॉल्व है। इसके अंदर पेपर बनाने वाले इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर पेपर छापने वाले इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर वो लोग जो इम्तिहान के कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, इन्विजिलेटर्स, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर तलबा खुद इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर तलबा के वालिदैन इन्वॉल्व होते हैं जो उनके लिए पर्चे ख़रीदते हैं। अगर इतने लोग इन्वॉल्व हैं तो किसी को बाहर से साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तकबिल नारों से नहीं बनता, लोगों को खाम खा की अच्छी तस्वीरें दिखाने से नहीं बनता। मुस्तकबिल उन तलबा और तालबात से बनता है जो एक अच्छे निज़ाम की पैदावार होते हैं। जो निज़ाम हमने इस वक्त देखा है उसकी इतनी नागुफ्ता बे हालत है कि आपको मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे और बच्चियाँ जब इस किस्म के इम्तिहान के निज़ाम से निकल कर जाएंगे तो आगे जाके इन्होंने क्या बनना है और क्या इन्होंने पाना है और क्या तहकीक करनी है और क्या सितारे तोड़ कर लाने हैं। लेकिन आज हमने इस निज़ाम की चंद खराबियाँ देखी हैं, कल को हम इसको भूल जाएंगे। किसी कौमी बहस का ये हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता, ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक भी नहीं है। जब पर्चे आउट होते हैं खबर बन जाती है, वरना इसको रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया जाता है। लिहाजा रद्दी की टोकरी वाला निज़ाम अभी भी राइज है। हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।